हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 की सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उसमें आज हम 2015 सीडीपी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो क्लास 1 to 5 में कराया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन के हो चुके हैं, हिंदी, ईवीएस एंड अब सीडीपी के हो रहे हैं और आगे एसएसटी के भी कराए जाएंगे। तो आप सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर ज़रूर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर कि शैशवा काल की अवधि है। शैशवा काल की अवधि क्या होती है? शैशवा काल की अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 मतलब क्या होता है? जन्म। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आयु 0 ही काउंट की जाती है। ठीक है, तो शैशवा काल की अवधि 0 से 2 वर्ष मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष यानी बहुत छोटा। पूर्व संक्रियात्मक, आप इसका ये बहुत देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की गई है जो निम्न है। संवेदीगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 16 वर्ष। ठीक है, ये एज लिमिट पूछ ली जाती है और कौन सी एज लिमिट में बच्चा किस तरह से बिहेव करता है वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाई है सीडीपी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो सभी आप सभी देख सकते हैं, उसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विकास से की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं ही करता है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। जैसे कि पहले वो अपना पूरा हाथ हिलाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पेन पकड़ना सीखेगा, तो वो सामान्य क्रिया हो गई हाथ हिलाना, और पेन पकड़ना क्या हो गई? विशिष्ट क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग द्वारा सीखते हैं ना, तो ये किसने कहा है? ZPD की बात की गई ना, वाइगोत्स्की ने, तो इसको सहयोग देना बोला गया है। सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन। जब हम नई जानकारी में कुछ और नया जोड़ते हैं तो वो समायोजन कहलाता है, लेकिन जब हम प्रचलित जानकारी में कुछ नया जोड़ते हैं तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। भाषा के बजाय मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, बच्चे को हर चीज़ अपने ऊपर केंद्रित ही दिखाई देती है कि अगर सूरज चल रहा है तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही सूरज चल रहा है, वैसे ही चांद चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चा ये सोचता है हर चीज़ बस हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? अहम केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि पूरा जो फोकस है वो किस पर है? बच्चे पर है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ये नहीं कि कोने में बिठा दिया, परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये सारी चीज़ें नहीं, कि खेल शामिल नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे का टीचिंग से मतलब दूर कर देती हैं, वो उसका इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होनी चाहिए। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव संगीत में बुद्धि स्तर ये थी। भाई अगर संगीत से रिलेटेड है तो वो संगीत में बुद्धि होगी। ये किसने कहा है? गार्डनर ने कहा है। गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिन्होंने 8 तरह की बुद्धि उसमें बताई है। और ये भी बोला है कि किसी एक बुद्धि को अगर नुकसान पहुँचता है तो सारी बुद्धि खराब नहीं हो जाती। ठीक है, ये भी किसने बोला है? गार्डनर ने बोला है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये क्या दर्शाता है? जो कि हमें कभी नहीं करना है, जेंडर पक्षपात, लिंग पक्षपात। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें दोनों लड़के हो चाहे लड़की, दोनों को ही बराबर लेकर चलना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है,
याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे को नहीं बदलना है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जैसा बच्चा पढ़ रहा है उसी तरह की शिक्षण विधि यूज़ करिए। ये नहीं कि आप जो शिक्षण विधि यूज़ कर रहे हैं हर बच्चा उसमें ही सीखे, ऐसा नहीं आप सोच सकते, ठीक है, ना ही ऐसा कर सकते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, क्या है? सुगमकर्ता। शिक्षक हमेशा सुगमकर्ता के रूप में आना चाहिए, निर्देशक नहीं कि निर्देश दे दिया कि हाँ ये करना है तुम्हें, या संप्रेषक और व्याख्याता कि सिर्फ आए और बोलकर चले गए, ऐसा कुछ नहीं। क्या करना है? टीचर को एक सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है, ठीक है। 12 देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। प्रतिभाशाली बच्चों में मोस्टली चीज़ें कैसे होती हैं? उच्च होती हैं, तो निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? कोलबर्ग अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है। कोलबर्ग ने क्या बोला है कि पूर्व परंपरागत स्तर में अंतर्निहित संभावित दंड जो होता है वो निर्णय लेने के लिए, उसमें होता है ना गुड बॉय गुड गर्ल, कि अगर आप अच्छे ऐसा काम करोगे तो हम आपको पुरस्कार देंगे, अगर आप ऐसा काम गलत काम करोगे तो आपको दंड देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? पूर्व परंपरागत स्तर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ठीक है, क्योंकि बच्चा अगर अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नताओं के साथ होगा तो आप अलग अलग ही शिक्षण विधियाँ यूज़ कर पाएंगी, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे, और अधिगम परिस्थितियाँ भी उनको अलग अलग ही उपलब्ध करा पाएंगी। क्योंकि देखिए छोटा बच्चा, अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि का है तो उसकी जो परिस्थितियाँ हैं अधिगम की वो अलग होंगी, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी परिस्थितियाँ लर्निंग की वो अलग होंगी, ठीक है। 15 पर आते हैं, देखिए 15 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एक समान गति से कभी नहीं आगे बढ़ते। शरीर के अंग भी आप जानते हैं कि जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है, ठीक है, एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं। अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस करके रिजल्ट नहीं दे सकते, आपको बच्चे को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है, फिर अपना फीडबैक देना है कि बच्चा किस तरह से है। 17 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? वो अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है। जब अलग अलग दिशाओं में कोई बच्चा सोच सकेगा तो उसकी जो चिंतन शैली है वो सृजनात्मकता से परिपूर्ण होगी, ठीक है। बात करते हैं 18 की। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? किससे सहमत है? कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इनका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। 19 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 19 क्वेश्चन देखिए। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर पल आपसे एक क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं और आपको उनके राइट आंसर ही देने होंगे, ठीक है। ये नहीं कि उनको बस टहला देना है कि हाँ भाई ये आंसर है वो आंसर है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि बच्चे आपके उत्तर से संतुष्ट हो जाएं। 20 की बात करते हैं, क्या है? बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताइए? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। बच्चे की जो त्रुटियां हैं वो उससे
सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, ठीक है। दंड के बाद जहाँ पर हो वो नहीं करना है, त्रुटि वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना है। महत्वहीन, तो बच्चे की हर एक बात महत्वहीन ही होती है, ठीक है। आपको बस वो जो भी पूछ रहा है आपको संतुष्ट करना है कि हाँ भाई अगर आपका ये क्वेश्चन है तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो बच्चों की जो त्रुटियाँ होती हैं वो उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। क्योंकि समावेशी कक्षा होती है, उसमें हर तरह का बच्चा, हर संस्कृति से बच्चा आया हुआ होता है, तो आपको एक शिक्षक के तौर पर उन सभी की संस्कृतियों के बारे में जानना होगा और फिर उनको अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बताना समझाना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है आपका। 22 देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता का कारण है, ठीक है। कोई बच्चा किसी तरह पढ़ना चाहता है, कोई किसी तरह, कोई रात में पढ़ता है तो कोई दिन में पढ़ता है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी एक अलग अधिगम शैली होती है। 23 की बात करते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नताएं बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्रयोग करने दंडित नहीं लेना है आपको। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। समावेशी कक्षा, हर तरह का बच्चा, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, चाहे वो भाषा के तौर पर हो, चाहे संस्कृति के तौर पर हो, चाहे समाज के तौर पर हो। आपको बस क्या करना है, हर बच्चे को उसके वो जैसा भी है उसको वैसे ही स्वीकार करना है, उसमें चेंजेस नहीं करने। चेंजेस करेंगे तो बच्चा परेशान होगा और क्लास से दूर भागेगा, ठीक है। 24 प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति से अभिप्राय होता है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ठीक है। पोषण हमारे वातावरण से रिलेटेड हो जाता है। प्रकृति से क्या होता है, जो अनुवांशिक आ रहा है, जैविकीय विशिष्टताएं हैं, जो वंशानुक्रम है, उनकी सूचनाओं से संबंधित है। 25 की बात करते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। जनसंचार माध्यम समझ रहे हैं क्या होता है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। सिर्फ कक्षा में सीखते हैं, केवल वर्ड तो हमें बिल्कुल नहीं में लेकर चलना है, बिल्कुल निगलेक्ट छोड़ देना है इस ऑप्शन को, ठीक है। तो बट यहाँ पर नहीं पूछा है तो केवल वर्ड हम चूज़ करेंगे। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे हर जगह से सीखते हैं, अपने परिवार से, अपने परिवेश से, अपने ग्रुप से, ठीक है। अब बात करते हैं 27 की। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। बच्चों की जैसे समावेशी कक्षा, अलग अलग बच्चा, तो उनकी रुचियाँ भी अलग अलग हो गई, तो उनकी सारी जिस तरह की उनकी रुचियाँ हैं उसी से केंद्रित उनका लक्ष्य भी निर्धारण करना होगा। कहते हैं ना कि जिसमें आपकी रुचि, आप वही काम अच्छे से कर सकते हो और वही काम आपको करना भी चाहिए, ठीक है। 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो परिवार प्राथमिक कारक अगर कोई माना गया है बच्चे के लिए तो समाजीकरण में वो परिवार है, बाकी सब द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। 29 देखते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इससे उनके अंदर ग्रुप लर्निंग की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो कैसे लोगों को साथ में लेकर वर्क किया जाता है वो चीज़ वो सीखेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका।
एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा, पढ़ने की बात हो रही है ना, तो वो डिसलेक्सिया की तरफ जाएगा। पठन अक्षमता, ठीक है, पठन मीन्स ये होता है पढ़ना, डिसलेक्सिया लर्न, पढ़ना लर्न, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका जो इसके एक एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इन्होंने ये पेपर सेट किया है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।